सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और जिस तरीके से अभी वैश्विक माहौल चल रहा है तो हम वन पर्यावरण इस पर बात करें, लेकिन सबसे पहले कोरोना पर ही बात करें, क्योंकि इस दौर में आप ही वो शख्सियत रहे जिन्होंने इस चीज पर जोर दिया कि एलोपैथी तो ठीक है, लेकिन जो आयुष विभाग है, जो आयुर्वेद है, उसको हम बढ़ावा दें, लोगों को आयुर्वेद से जोड़ें तो शायद चीजें बेहतर होगी, जिंदगी बेहतर होगी। तो कितनी कामयाबी उसमें मिली आपको? देखिए कि इस कोविड महामारी ने हमें बहुत सारे सबक सिखाए हैं और मेडिकल साइंस, जिस तरह पहली बार मेडिकल साइंस में हमने बहुत सोचा था और मुझे दुनिया के तमाम देशों में जाने का मौका मिला है और मैं सोचता था अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मन, जापान मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की इन्होंने की है, लेकिन एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया के मेडिकल साइंस की पोलें खोल दी और ऐसा एहसास कराया कि इस वायरस, इस बीमारी का पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस आज तक कोई मजबूत जवाब नहीं ढूंढ पाया। ऐसे समय में इस उत्तराखंड की धरती से योग हमेशा ऋषि मुनियों के कंदराओं में, गुफाओं में हमेशा योग होता था, लेकिन उसने उत्तराखंड की धरती से निकल करके, कंदराओं से निकलकर देश की सीमाओं को लांघते हुए आज हम 21 जून को पूरे दुनिया के अंदर योग दिवस के रूप में मनाते हैं और एक स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। इसी तरह आयुर्वेद उत्तराखंड की धरती है। चरक ऋषि ने चरक संहिता, कोटद्वार के नजदीक जहां चक्रवर्ती राजा भरत का जन्म स्थल है, कर्ण आश्रम, वहां पूरी चरक संहिता लिखी है। और इस बीमारी के समय में आयुष किट, जो प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने, जब पहली बार ये बीमारी आई तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर जो प्रथम पंक्ति में काम कर रहे थे, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के लोग, उन सबको ये आयुष किट हमने बांटा और इसके बड़े अच्छे नतीजे निकले। लोगों ने इसकी बड़ी सराहना की। बिल्कुल, लेकिन मंत्री जी एक सवाल ये है कि जब नतीजे अच्छे आते हैं, लोग सराहना भी कर रहे हैं और केवल भारत नहीं पूरी दुनिया ने माना, चाहे हल्दी दूध की आप बात कर लीजिए, चाहे अदरक की बात कर लीजिए, काढ़े की बात कर लीजिए, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। लेकिन क्या वजह है कि हरक जी इसकी तारीफ कर दें, बाबा रामदेव तारीफ कर दें, तो एलोपैथी डॉक्टर्स का ग्रुप है, आईएमए है, वो भड़क जाता है? ये क्या दिक्कत है? देखिए, हर पैथी सर्वश्रेष्ठ है। मैं बहुत सारी चीजें रामदेव के चीजों से भी सहमत नहीं हूं और एलोपैथी के लोगों से भी सहमत नहीं हूं। जीवन, इंसानियत को बचाने के लिए जो भी पैथी अच्छा बेहतर काम करती है, सर्वश्रेष्ठ काम करती है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। एलोपैथिक अपने तरीके से काम कर रही है। सर्जरी के क्षेत्र में एलोपैथिक का मुकाबला नहीं है और बीमारियों को जड़ से मिटाने में आयुर्वेद का मुकाबला नहीं है। तो क्या आप मानते हैं? आप उदाहरण देख लीजिएगा, अगर किसी को शुगर हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, तो एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाओगे तो वो कहेगा कि रोज टैबलेट लेनी है, इंजेक्शन लेना है। और आपको दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों के घर में भी आयुर्वेदिक की दवाइयां मिलेंगी, होम्योपैथिक की दवाइयां मिलेंगी। हमारे एलोपैथिक डॉक्टर भी आयुर्वेद की दवाइयां लेते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब हम कभी किसी पैथी के सर्वश्रेष्ठ और कमजोर करने की कोशिश करते हैं, तब यह विवाद होता है। इसलिए मैं रामदेव के इस बयान पर कि एलोपैथिक बेकार है, इस पर भी सहमत नहीं हूं और एलोपैथिक के लोगों का आयुर्वेद पर भी कटाक्ष करना, मैं इस पर भी सहमत नहीं हूं। बिल्कुल, दोनों पैथी अपने अपने तरीके से, कुछ मामलों में आयुर्वेद पैथी सर्वश्रेष्ठ है, कुछ मामलों में एलोपैथिक सर्वश्रेष्ठ है। और मैं हमेशा ऋषिकुल, गुरुकुल, जो हमारे 100 ईयर ओल्ड महाविद्यालय हैं आयुर्वेद के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर से 100 साल जिन महाविद्यालयों को, आयुर्वेद महाविद्यालयों को हो गया, मैं उनके कार्यक्रम में भी जब जाता हूं तो मैं उनसे कहता हूं, भाई आप सर्जरी में मत कंपटीशन करो,
ये एलोपैथिक वाले चिमटी कैंची लेकर 100 साल से चिमटी कैंची लेकर घूम रहे हैं। आप इसमें क्यों कंपटीशन करो? आप ब्लड प्रेशर में कंपटीशन करो ना। ये रोज दवाई खिलाते हैं, आप ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए समाप्त करने की दवाई ढूंढो। आप शुगर के लिए इंजेक्शन और टैबलेट के बजाय शुगर की बीमारी हमेशा से समाप्त हो जाए। और इसमें ये कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट रिमूव करेंगे, यूट्रस हो गया, यूट्रस रिमूव कर देंगे। आप जो हार्मोन्स में चेंजेज हो रहे हैं, जो बॉडी में चेंजेज हो रहे हैं जी। जिसके कारण कैंसर हो रहा है, आप उसको वो हार्मोन्स डेवलप ही ना हो कि जिससे कैंसर हो। तो और उसकी ये जो आपकी सोच है, इसमें वन संपदा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। तो क्या मानते हैं कि आपदा में अवसर की जो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, ये अवसर है कि आयुर्वेद को और नए सिरे से बढ़ाएं? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, और मैंने कहा भी है। मेरी नानी बिल्कुल अनपढ़ थी। श्रीनगर में एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर थे, नेगी जी, उनके यहां लोग बच्चों के इलाज के लिए ले जाते थे। बच्चा ठीक नहीं होता था, लोग मेरी नानी के पास लाते थे। मेरी नानी कहीं कोई जड़ी बूटी लाती थी, साफ पत्थर में उस जड़ी बूटी को पीसती थी और उस बच्चे के मुंह में एक दो बूंद डालती थी, और वो जो रोता हुआ बच्चा आता था वो खिलखिला के हंसने लगता था। मैंने अपने आयुर्वेद के प्रोफेसर्स को, महाविद्यालय के साइंटिस्ट को कहा है कि जो ये परंपरागत ज्ञान है लोगों का, ये जो जंगली जानवर घाव हो गया, वो कोई घास खाता है, कोई जड़ी बूटी खाता है और उसका घाव ठीक हो जाता है। तो ये वाइल्ड लाइफ अपने आप को कैसे रिमूव करता है अपनी बीमारियों से? जीव जंतु क्या जड़ी बूटी खाकर अपनी बीमारियों को रिमूव करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, इसका अध्ययन होना चाहिए। और वैज्ञानिक तरीके से हम, और इसके लिए हमने चरक डांडा पर हमारी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान बनाने का निर्णय लिया है। जमीन हमने तय कर दी है। 10 करोड़ रुपए की धनराशि से हम वहां शोध संस्थान का निर्माण काम शुरू करने जा रहे हैं। और स्किल डेवलपमेंट भी आपकी जिम्मेदारी, आप वो विभाग निभा रहे हैं। तो क्या ये जो आपकी सोच है, इससे क्या युवाओं को बेसिक जानकारी से जोड़कर उनको भी रोजगार परक शिक्षा दी जा सकती है? कि बहुत गंभीर नहीं लेकिन छोटे इलाज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इस बात को महसूस किया कि अगर व्यक्ति के हाथ में हुनर नहीं होगा, स्किल नहीं होगा, तो हमारा ये युवा भारत, युवाओं का भारत तरक्की नहीं कर सकता है। अगर हमको देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को संपन्न बनाना है, रोजगार परक बनाना है, तो इसके लिए देश के नौजवानों के हाथ में डिग्रियां लेने से नहीं काम चलेगा। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। जब भी बीए की क्लास में, बीएससी क्लास में मेरा विद्यार्थी कोई पढ़ने के लिए आता था, एडमिशन लेता था, मैं उससे कहता था, भाई क्यों अपने माँ बाप का समय बर्बाद कर रहे हो? क्या लक्ष्य है तुम्हारा? क्या ये में क्या करोगे बीए करके, एमए करके अपने माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हो? तो कारण क्या है कि व्यक्ति के हाथ में हुनर होना चाहिए। और माननीय मोदी जी ने पहली बार देश के अंदर कौशल विकास मंत्रालय का गठन किया। प्रदेशों में कौशल विकास मंत्रालय का गठन हुआ, और सौभाग्य से पिछले 4.5 साल से प्रदेश के अंदर कौशल विकास मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है। और हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उत्तराखंड के नौजवानों ने हर क्षेत्र में, पहले उत्तराखंड के नौजवान को कहा जाता था कि होटल इंडस्ट्री में केवल वो उसके हाथ में हुनर है, लेकिन हमने आईटी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हमने मैकेनिज्म के क्षेत्र में, हमने इलेक्ट्रिशियन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के नौजवानों ने। और दूसरा, मैंने जब धर्मेंद्र प्रधान जी कौशल विकास मंत्री थे, महेंद्र प्रधान जी थे, विज्ञान भवन में चाणक्यपुरी के सदन में जब भी नेशनल लेवल पे स्किल डेवलपमेंट की गोष्ठियां हुई, मैंने हमेशा एक बात कही कि हम जो प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, जैसे इको टूरिज्म हमारा बड़ा व्यवसाय है, वाइल्ड लाइफ, कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ गाइड का हमारे यहां बहुत बड़ा एक व्यवसाय है। और सौभाग्य से मैं आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि कॉर्बेट में पहली बार लड़कियों को, महिलाओं को वाइल्ड लाइफ गाइड के रूप में हमने नियुक्त किया, और एवरेज वो लड़कियां 25,000 से अधिक रुपया पर मंथ कमा रही हैं।
तो ये ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, एडवेंचर टूरिज्म, इसको मैंने कौशल विकास के साथ हमने जोड़ा है। और आपने ये भी एक फैसला किया था कि जो एक टाइमिंग फिक्स होती थी वो भी खत्म करेंगे, बढ़ाएंगे दायरा, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले और कोरोना का नुकसान भी उसकी भरपाई हो। हाँ, मैंने, क्योंकि हमेशा 15 जून तक बरसात आता था, तो हमारे नेशनल पार्क, जो हमारे फूलों की घाटी है, हमारी कॉर्बेट है, हमारा राजा नेशनल पार्क है, उसमें बंद कर दिया जाता था। फिर हम 15 अक्टूबर के आसपास उसको खोलते थे। इस कोविड के कारण मैंने निर्णय लिया, जहां रास्ते खुले हैं, गंगा नदियों के कारण, अगर कहीं नालों के कारण रास्ते बंद नहीं है, तो ऐसे कॉर्बेट में भी, राजा नेशनल पार्क में अब हम पूरे साल भर ये गेट हमारे खुले रहेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कॉर्बेट फाउंडेशन पिछले, जब पूरा हम कोविड नहीं होता था, लगभग हम 12 करोड़ का बिजनेस करते थे। 12 करोड़ की आमदनी हमारी कॉर्बेट फाउंडेशन से, टूरिस्ट से होती थी, जो टैक्स के रूप में हमको मिलता था। कोविड होने के बावजूद भी हमने लगभग 13 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। पूरे देश के लोग हमारे ढिकाला, कॉर्बेट में इतने लोग आए, राजा नेशनल पार्क में चिल्ला आए, ऐसा लगा कि जैसे लोग जेल से छूट गए हों, और उसका फायदा उत्तराखंड के लोगों को हुआ है। और मैंने इस दिशा में, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, मैं अभी बैठक ले रहा था आज सुबह अपने विभाग की, कल भी मैंने बैठक ली है, कि पहली, मैं कल मुख्यमंत्री इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब बातचीत कर रहा था, तभी मैंने कहा कि हम कोटद्वार के नजदीक पाखरों में, कॉर्बेट के अंदर पहली हिंदुस्तान की टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी बना रहे हैं, जो हिंदुस्तान के लिए, जिस तरह गुजरात में लॉयन सफारी बनी है, उसी तरह हम टाइगर सफारी बन रहा है। और हम अगले 2 महीने के अंदर उसका उद्घाटन कर देंगे। 3 महीने पहले हमने काम शुरू किया, और 2 महीने के अंदर हम उस टाइगर सफारी का उद्घाटन करने की स्थिति में है। इतने रात दिन हम काम कर रहे हैं। और ये एक तरह, केवल जब हम कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लेते हैं, उसका फायदा केवल कोटद्वार को नहीं मिलेगा, उसका फायदा पौड़ी को नहीं मिलेगा, उसका फायदा गढ़वाल को नहीं मिलेगा, उत्तराखंड को नहीं मिलेगा, पूरे देश को मिलेगा। बिल्कुल, एक बड़ा पक्ष है पर्यटन के विकास को लेकर भी, आर्थिकी को लेकर भी, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं मंत्री जी। ये तो सकारात्मक पक्षों की बात हो गई। जो जंगल की आग है, वो एक बड़ी चुनौती है, और कुछ जगहों पर हमने देखा कि आग लगी तो हफ्ते हफ्ते जलती रही। तो इस किस तरीके से इसको निपटने के लिए मैंने बड़े नजदीक से देखा है कि 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, और 1972 का जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, और 96 में हमने उसको संशोधित किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में संशोधित किया। मैंने एफआरआई में, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां के पूरे देश के वैज्ञानिक थे, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी थे, और मैंने इस बात को कहा है कि अब एक बार फिर से हमको इसका अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने भारत सरकार से भी कहा है कि इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ने लोगों के और जंगल के बीच में खाई पैदा कर दी है। जब लोगों के हक हुकूक नहीं मिलते, कल टाइम्स ऑफ इंडिया के एक दिल्ली से एक बहुत सीनियर रिपोर्टर ने जब मुझसे इंटरव्यू लिया इस मुद्दे पर, मैंने उसको माध्यम से भी शेयर किया कि अब एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो लोगों के हकूक थे, लोगों के जो अधिकार थे, गांव के लोगों का अधिकार थे, लोग पेड़ को अपना पेड़ समझते थे कि पेड़ बड़ा होगा, और एक मैसेज देते थे। हमारी दादी, हमारे परदादा को मालूम था कि जो पेड़ वो लगा रहा है, उसके फल वो जीवन भर नहीं खा पाएंगे, उसके छाया वो जीवन भर नहीं उपयोग कर पाएगी, क्योंकि उसमें कलमी पेड़ नहीं होते थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो पेड़ लगाते थे। हम कहते थे उस दादी का पेड़ लगाया हुआ, ये उस दादा का पेड़ लगाया हुआ। वो जानते थे इसकी छाया हम अपने जीवन भर नहीं उपयोग कर पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आने वाली पीढ़ी को एक समृद्धि का संदेश देना चाहते थे, इन्वायरमेंट का संदेश देना चाहते थे। कोरोना महामारी में हमने ऑक्सीजन के महत्व को समझा है। एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, एक एक ऑक्सीजन बेड के लिए दिल्ली से लेकर हर हॉस्पिटल, हम स्वयं, हम मंत्रियों का काम, जनप्रतिनिधियों का काम, केवल एक ही काम रह गया था कि इस व्यक्ति को हॉस्पिटल, एम्स में, इसको मैक्स में, इसको उसमें, इवन कि दिल्ली के हमारे कुछ परिचितों को भी हमको ऑक्सीजन बेड जो है देहरादून में दिलाने पड़े। ऑक्सीजन के महत्व को हमने समझा है। एक बरगद का पेड़, एक पीपल का पेड़, जो बड़ा पेड़ है, वो 16 लोगों को, 16 लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करता है।
और मैं कई बार मैंने जब मैं रामनगर में वन विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहा था, और मैंने वन विभाग के लोगों से कहा कि कौन पेड़ ऐसा है जो मल्टी डायमेंशन में फायदा देता है, तो उन्होंने कहा बरगद और पीपल का पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, कार्बन सबसे ऑब्जर्व करता है, वाटर सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है, उसकी पत्तियां छाया देती हैं, उसके फल भी पक्षियों के काम आते हैं, इंसान के काम आते हैं, उसकी लकड़ी भी काम आती है, उसका छिलका भी काम आता है, मेडिसिन वैल्यू है। तब मैं उस दिन रात को ताज होटल में रामनगर में ठहरा हुआ था, मैं रात भर यही सोचता रहा कि शायद हिंदू मैथोलॉजी में इसीलिए बरगद और पीपल के पेड़ की बिल्कुल समझने की जरूरत है, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने मैं आज बीच में आपसे कही। कह रहा हूं जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जी, कि अब हम कोई पेड़ लगाएं, बच्चा पैदा हो उसके जन्म पर अगर हम एक पेड़ लगाएंगे, जब उसकी पत्तियां निकलेंगी, उसकी कोंपलें निकलेंगी, तो जो एक खुशी का एहसास होता, कुछ खुशियां ऐसी होती मीडिया में, जब बहुत हम मीडिया में पब्लिसिटी मिल गई, और एक पेड़ से जो आपके हाथों लगाया है, जो कोंपलें निकलेंगी, जब आप अपने लगाए हुए पेड़ से एक फल खाते हैं, जो खुशी मिलती है ना, वो हजारों अखबारों में छपने, मीडिया में छपने से ज्यादा खुशी होती है। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है मंत्री जी। देखिए, आपका मन आपका सबसे बड़ा दर्पण होता है। एक मेरा सवाल और भी, आपने जैसे कहा कि कुछ कानून ऐसे हैं जो शायद खाई बन गए हैं मनुष्य और जंगल के बीच। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, परसों एबीपी गंगा पर खबर चली थी कि एक सड़क जा रही है और बगल में ही एक 500 मीटर पर गांव है, वहां इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस का कुछ मामला रहा है। हालांकि आपने कहा है कि उस पर संज्ञान लेंगे, तो क्या आपका इशारा यह है कि ये जो छोटी छोटी चीजों में फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात आती है, इसमें थोड़ा नियम कानून ढीले हो ताकि विकास भी सतत चलता रहे? मैं संतुलित होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देखिए, मैंने 25 अगस्त 1994 को 94 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भाषण दिया था कि अगर उत्तराखंड में सही नेतृत्व मिला, सही नियोजन हुआ, हमने प्राकृतिक संसाधनों का सही विकास किया, तो उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड हिंदुस्तान का सबसे संपन्नशाली राज्य होगा। हम प्राकृतिक संसाधनों का और विकास को हमको संतुलित करना पड़े। तो उत्तराखंड में स्थायित्व तो क्यों नहीं आ पा रहा है? सरकार किसी की वो मुख्यमंत्री तेजी से बदलते हैं कि हमने राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्णय लिए। अगर 10 परिवार कहीं गांव में, हम उसके लिए 10 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, अब वो 10 किलोमीटर सड़क 10 करोड़ की पड़ रही है। हमको पूरे प्रदेश के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, और मैं समय समय पर जब भी मुझ पर कोई विभाग आता है तो मैं कोशिश करता हूं कि हम प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग करते हुए लोगों के विकास को कैसे संतुलित कर सकते हैं, ये सामंजस्य। देखिए, 9000 वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के बलबूते पे ये 71% जंगल नहीं बचा है। आज 442 टाइगर अगर उत्तराखंड में है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम सबसे संपन्नशाली राज्य है उत्तराखंड टाइगर के दृष्टिकोण से। नॉन टाइगर डिवीजन के रूप में दुनिया का नंबर 1 डिवीजन लेस्डोन है, जिस हमको प्राइज मिला है नॉन टाइगर डिवीजन के रूप में सबसे अधिक टाइगर होने का। आज 2200 एलिफेंट के साथ हम अच्छी स्थिति में, 700 पक्षियों की प्रजातियों के साथ आज हम बहुत अच्छी स्थिति में। लेकिन ये जो कुछ मिला है, ये केवल वन विभाग के बलबूते पे नहीं हुआ है, ये उत्तराखंड की महान जनता ने अपना बलिदान देकर, अपना सब कुछ खोकर भी इस उत्तराखंड की प्रकृति को बचाया। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड में एक पेड़ कटता है, उत्तराखंड में प्रकृति रूठती है, उसका असर केवल उत्तराखंड के 1,25,00,000 लोगों पे नहीं होता है, उसका असर केवल हिंदुस्तान के 125 करोड़ वासियों पे भी नहीं होता है, उसका असर दुनिया के 750 करोड़ वासियों पे होता है। क्योंकि दुनिया के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हिंदुस्तान का क्षेत्रफल 2.4% है, तो हिंदुस्तान की बायोडायवर्सिटी 7.8% है, और हिंदुस्तान की जैव विविधता को 7.8% बनाए रखने में उत्तराखंड का योगदान 28% है। अगर उत्तराखंड में कुछ भी नुकसान होता है, उसका असर पूरी दुनिया की इंसानियत पर, जीव जंतुओं पर, पूरी दुनिया पर होता है। इसलिए हमारे जिम्मे, मैं अपने उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूं, ये देवभूमि है और हम सबकी जिम्मेदारी, हम अगर कोई ऑक्सीजन दे रहे हैं, आज उत्तराखंड की नदियां जल दे रही हैं, तो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान के बिल्कुल लिए, सभी के लिए। और मंत्री जी, और आपने जो 1994 के भाषण का जिक्र किया कि अगर बेहतर नेतृत्व मिलता उत्तराखंड को, तो क्या आप मानते हैं कि राज्य तो बन गया लेकिन स्थायित्व तो नहीं आया, ये दुर्भाग्यपूर्ण हो गया उत्तराखंड के लिए? सरकारें बदलती हैं लेकिन मुख्यमंत्री उतनी तेजी से बदलते हैं। कई बार, क्योंकि मंत्री होने के नाते मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन
फिर भी मैं कह रहा हूं, बिल्कुल आप मुखरता के लिए जाने भी जाते हैं। मैं इसलिए कि कुछ चीजें ऐसी होती कि उसके लिए मैं, क्योंकि मैं अब इन सब चीजों से ऊपर उठ गया, मंत्री पद और ये सब चीजें मैं 9वीं बार मंत्री हूं, और ऐसा भी नहीं लोग एक विधानसभा से चुनाव जीतने के लिए पूरी जिंदगी खिंच जाते हैं, एक विधानसभा से चुनाव नहीं जीत पाते हैं। और मुझे सौभाग्य मिला है कि लेसडॉन से 2 बार चुनाव, जहां मेरा घर भी नहीं था, कोटद्वार 10 दिन में चुनाव जीत गया, रुद्रप्रयाग गया तो 10 दिन में चुनाव जीत गया, पौड़ी से उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी, कल्याण सिंह की सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। तो क्या मन में इच्छा है कि अगर 9 बार मंत्री है तो एक बार मुख्यमंत्री भी बनना चाहिए? देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में नहीं, आपको नहीं, मैं तो आज आप यहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके मन में भी तो होगा कि मैं एडिटर बनूंगा। अगर ये इच्छा आपके मन में नहीं हो तो एक महत्वाकांक्षीहीन व्यक्ति खुद पे भी बोझ होता है, अपने परिवार पे भी बोझ होता है, समाज पे भी बोझ होता है। व्यक्ति को अंदर महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। इतने परिवर्तन हुए तो हरक जी को मौका क्या मिलना नहीं चाहिए था? व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा इतनी न बढ़ जाए, जैसे अभी शिल्पी जी बैठी हुई थी। अब मैं क्योंकि 2012 में लीडर ऑपोजिशन था, टिकट की कमेटी में था, मैंने कोशिश की थी इनको टिकट दिलाने की, नहीं दिला पाया। तो कई बार व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि उसकी महत्वाकांक्षा उसके सारी चीजों को खत्म कर देती है। व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल मंत्री जी आपसे कि जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में जो जंगलों का दायरा है वो घटता हुआ दिखाया जा रहा है, तो इसको लेकर भी कुछ करें, ग्रीन कवर और बढ़े और बेहतर स्थिति हो? ये बात सही है कि हरिद्वार, देहरादून में औद्योगिक विकास के कारण सारे पहाड़ के लोग यहां आ गए, पूरे देश के लोग यहां आ गए, इसके कारण जंगल घटा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड में 4 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जंगल बढ़ा है। हम पहले 70% जंगल था उत्तराखंड में, आज 71% हो गया। तो कहीं जहां औद्योगिक विकास हो रहा है, जहां रेजिडेंशियल कॉलोनियां बढ़ रही हैं, कहीं प्रेस की कॉलोनियां बढ़ रही हैं। अब आप सोचो कि अब देहरादून पहले केवल उत्तर प्रदेश और कुछ लोग आते थे, आज हिंदुस्तान के लोग आते हैं, अब पूरे दुनिया के लोग आज देहरादून हरिद्वार आते हैं। तो यहां विकास होने के कारण जंगल कुछ घटा है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर जंगल बढ़ा है। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि सकारात्मकता बनी रहेगी। धन्यवाद मंत्री जी आपका जुड़ने के लिए, महाधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए। और आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा आप मंच पर रुकिए। हम आमंत्रित करना चाहेंगे आई भारत कंपनी के फाउंडर्स हिमांशु त्यागी जी और विकास सिंह जी का, वो दोनों लोग आए और मंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर उन्हें स्वागत।